देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, चुनाव में बहुत बड़ा झोल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग इस चुनाव में लगातार चुनावी प्रोसेस को बदलने की कोशिश कर रहा है और सरकार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश के अलावा कुछ और नहीं है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया, अपने ही पीठ थपथपा दिया कि चुनाव आयोग ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। चुनाव आयुक्तों का काम एकदम इतिहास में दर्ज रहेगा। अब इतिहास में किस तरह से दर्ज रहेगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अचानक से क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव आयोग ने ईवीएम की गिनती पहले कराने की डिसीजन ले ली थी और बैलेट की गिनती बाद में। दोस्तों, सभी चुनावों में पहले बैलेट की गिनती होती है और फिर ईवीएम की गिनती शुरू होती है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि पहले ईवीएम की गिनती होगी लोकसभा चुनाव में, बाद में बैलेट की, जिससे माना जाता था कि बीजेपी को भारी भरकम फायदा होता है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। विपक्ष लगातार ईवीएम की काउंटिंग पहले और बैलेट की काउंटिंग बाद में कराने के चलते चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने की ये कोशिश है, इसके अलावा कुछ और नहीं। कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश है, कुछ और नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग का रुख किया और चुनाव आयोग के आगे मांगों की, सवालों की बौछार लगा दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें काउंटिंग की पारदर्शिता को लेकर के चिंता हो रही है। हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि वाकई काउंटिंग के दिन फ्री एंड फेयर तरीके से जो है काउंटिंग की जाएगी। इसीलिए हम चुनाव आयोग से ये मांग करते हैं, पहली कि पोस्टल बैलेट की रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किया जाए। दूसरी, नियमों के तहत काउंटिंग हो, सर्वेक्षक जो है इन नियमों को लागू कराएं। तीसरी, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चौथी, मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। पांचवी, ईवीएम को जब सील किया जाता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए काउंटिंग एजेंट होते हैं। काउंटिंग के दौरान उसे जो है कि बैलेट और ईवीएम की गिनती के आसपास का जो बूथ है, जो टेबल है, उसमें बैठने का मौका दिया जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो आप कह सकते हैं कि जो सवाल उठाया या जो वो कहना चाहते थे वो ये है, जिसमें उन्होंने संदेह प्रकाश किया कि कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच वोट्स का कोई जो फर्क है पोस्टल बैलेट में, वो फर्क 2 या 3 गुना हो जाता है। परिणाम के मामले में पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं। चुनाव आयोग का एक नियम है जो कहता है कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले की जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले बैलेट्स की गिनती की जाएगी, लेकिन जिसे चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए खासकर 2019 में बदल दिया था और 2024 में भी उसी बदलाव को बरकरार रखना चाहता है चुनाव आयोग। इस नियम को कई बार चिट्ठियों के जरिए चुनाव आयोग ने दोहराया है कि ईवीएम की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएगी। सबसे जरूरी बात यह है कि आप ईवीएम की गिनती तब तक बंद नहीं कर सकते या ईवीएम के नतीजे नहीं बता सकते जब तक ना पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट घोषित ना हो जाए। ये चुनाव आयोग लगातार कहता है, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी और विपक्ष का कहना है कि नहीं, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू होगी, ये मांग की गई है। और दोस्तों, साथ ही साथ जो बूथ है जहां पर काउंटिंग की जाएगी, जहां वोटों की गिनती होगी, उस जगह पर सीसीटीवी फुटेज का जो है पूरी तरह से कंट्रोल यूनिट के पास एक्सेस होनी चाहिए। कोई भी सीसीटीवी खराब नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ चुनावी मतगणना को कंडक्ट करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आपको लगता भी है कि चुनाव आयोग विपक्ष का ये बात मानेगा भी? क्योंकि चुनाव के दौरान हमने देखा किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के मुखिया ने लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता का लगातार वो उल्लंघन करते रहे
और चुनाव आयोग खामोश बैठा रहा। ईवीएम का मुद्दा हो या कहीं पर जोर जबरदस्ती किसी से वोट बीजेपी में डलवाए गए हो या कहीं पर कमल का बटन के जगह पर शायद किसी ने साइकिल का बटन दबाया हो, झाड़ू का बटन दबाया हो, कांग्रेस का हाथ दबाया हो, वहां पर पर्ची जो है वो कमल की निकल रही थी। ये सवाल जब उठा तब भी चुनाव आयोग चुप रहा और सिर्फ इतना कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उस कार्रवाई के नतीजे अभी तक नहीं आए, जबकि नतीजे यानी गणना का दिन आ चुका है। मतगणना के एक दिन पहले दोस्तों चुनाव आयोग से निर्मला सीतारमण उनसे मिलने पहुंची, पीयूष गोयल मिलने पहुंचे। इस पर वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार ने पता है क्या सवाल उठाया? उन्होंने ये सवाल उठाया कि पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण ने अलग अलग निर्वाचन आयोग पहुंचे, चुनाव आयोग से कोई मांग उन्होंने नहीं रखी है कहा जा रहा है। क्या निर्देश देने के लिए वो पहुंचे थे ये दो मंत्री? कि क्या निर्देश चुनाव आयोग को पीयूष गोयल और सीतारमण दे रहे थे कि क्या करना है, कैसे मतगणना करनी है? बैलेट पेपर की गिनती ईवीएम की गिनती से पहले कराने की विपक्ष की मांग नहीं मानने का क्या दबाव चुनाव आयोग पर बनाया गया? दाल में कुछ तो काला है। ये सवाल तमाम सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े बड़े पत्रकार, एनालिस्ट उठा रहे हैं। दोस्तों बाद में जवाब में यह कहा गया कि ये दो मंत्री जो हैं, मंत्री साहिबा निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, इसलिए चुनाव आयोग के दफ्तर पर पहुंचे थे, अलग अलग चुनाव आयुक्तों से मिले थे, ताकि वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि मतगणना जो है वो एकदम निष्पक्ष हो। दरअसल जरूरत ही क्या है इन नेताओं को, इन मंत्रियों को चुनावी अब कह सकते हैं कि चुनाव आयुक्त के पास पहुंचने की, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचने की? क्या वो चुनाव आयुक्तों को धमकाने गए थे, समझाने गए थे कि देखिए बड़ा ध्यान से मतगणना कीजिएगा, अगर जनता का जनादेश अगर सामने आ जाए तो मामला पूरी तरह से पलट जाएगा? क्या ये धमकाने का सूर था जो शायद निर्मला सीतारमण जो है और पीयूष गोयल पर कहीं ना कहीं विपक्ष और बड़े बड़े पत्रकार ये आरोप लगा रहे हैं? आपकी राय क्या है इस पर? और दोस्तों सवाल यह भी है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अभी जो है, नरेंद्र मोदी के पास वो पावर नहीं है, अब वो उस तरह के प्रधानमंत्री नहीं है कि वो आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन है वो कर सके, वो आईएएस अधिकारियों का तबादला कर सके, वो इस तरह की कैबिनेट मीटिंग बुला सके, क्योंकि अभी उनके पास कैबिनेट ही नहीं है, या फिर बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुला करके वो मीटिंग कर सके। चुनाव से महज एक दिन पहले इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाना, आरबीआई के गवर्नर को बुलाना और इस तरह की बैठकें करना, ये सवाल पैदा करता है, क्योंकि देश में अभी भी आदर्श आचार संहिता लागू है। अभी प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उनके पास जो है, जो सरकार वो चला रहे हैं, वो बस कहने के लिए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। 4 जून के नतीजे आने के बाद, फिर से सरकार गठन होने के बाद, मोदी के शपथ ग्रहण के बाद जो है वो इस तरह के किसी भी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वो इस तरह के मीटिंग को अंजाम देते हैं, ये सवाल पैदा करता है कि क्या देश में वाकई आदर्श आचार संहिता का पालन हो रहा है? क्या चुनाव आयोग आंख बंद कर बैठा हुआ है? क्या देश में राष्ट्रपति चुपचाप बैठी हुई है और सरकार जो है, मुखिया जो है, प्रधानमंत्री जो है, जो अभी नाम के प्रधानमंत्री रह गए हैं, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं? इस पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी, आपकी राय जो भी होगी, कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों पर हम सटीक विश्लेषण कर सके और आप तक सच्ची खबरें पहुंचा सके बेबाक और बेखौफ तरीके से, इसके लिए हमें आपके सहयोगिता की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अगर पसंद आने पर फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, आगे शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।